ऐसी क्या चीज है जिसे आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते? पानी, हवा, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा और मकान। फैमिली, मोबाइल। इफ यू आर आस्किंग मी, इट्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी। मैं ही नहीं, हर वो इंसान जो सांस लेने का महत्व जानता है वो आजादी का भी महत्व जानता है, क्योंकि सांस लेने में और खुली हवा में सांस लेने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको विश्व के सारे ऐशो आराम, सारी फेम दी जाए, लेकिन आपसे खुलकर बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, अपने मन मुताबिक घूमने फिरने की, फैशन, नौकरी की आजादी छीन ली जाए, तो जिंदगी नर्क बन जाएगी ना। And the socio-political system that protects this freedom is democracy, republic. यही फ्रीडम ही तो है जो ईश्वर का हमें सबसे बड़ा वरदान है। चलिए मुझे बताइए, आपको क्या लगता है भारत में कब से है प्रजातंत्र, यानी नागरिकों के मर्जी से चलने वाला तंत्र? 1947 के बाद। हमारी आजादी के बाद से लोकतंत्र है। 1950। करीब 70 साल हो गए। आपको भी यही लगता था ना कि भारत में डेमोक्रेसी की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई? जी हाँ, एक औपचारिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में ठीक है। पूरे विश्व में माना जाता है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीस में हुई। मैं आपको याद दिलाता हूं बस दो शब्द जिसको हमने बचपन से सुना है लेकिन अब भूल गए हैं शायद। राम राज्य। तुलसी रामायण में एक प्रसंग है जहां श्री राम ने अपनी सभा में अयोध्या के लोगों से कहा कि आप खुलकर अपने विचार मुझसे कहें और निडर होकर मेरे निर्णयों को अस्वीकार करें। इसीलिए गांधी जी ने भी राम राज्य के आदर्श को प्रजातंत्र की नींव माना, क्योंकि राम के लिए प्रजा सबसे ऊपर थी और जहां प्रजा की आजादी राज्य से ऊपर हो उसे तो स्वर्ग ही कहते हैं ना। जनपद, जनसभा, पंचों की राय, लोकमत, इसके तमाम उदाहरण वैदिक काल की रचनाओं में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बौद्धिक काल से भी लोगों की सभा और समिति के पास राजा को बर्खास्त करने का भी अधिकार था। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को राजा नहीं राजन कहा। राजन का अर्थ होता है लोगों द्वारा चुना हुआ राजा। बौद्ध समय के पाली ग्रंथों के अनुसार उस समय भारत में कई सफल गणतंत्र राज्य थे। और देखिए, यह है विजयनगर, जिसे हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं। यहां भी राजा के बाद उसका बेटा नहीं बल्कि वही राजा बनता था जो ना काबिल हो बल्कि जिसे प्रजा का प्यार, आदर और विश्वास भी प्राप्त हो। आइए चलते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम में मंदिरों की नगरी उत्तरामेरू। यहाँ वैकुंठ पेरुमल मंदिर के इंस्क्रिप्शंस में जो 8th-9th सेंचुरी के आसपास बनाए गए हैं पल्लवा डायनेस्टी का वर्णन है, जहां सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का भी वर्णन हमें मिलता है। फिर क्या हुआ इस ऐसे महान देश को? आजादी के बाद अंग्रेजों ने जाते जाते अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमें पूरी तरह से लूट के, तोड़ के और जर्जर करके चले गए। बंटवारे का आघात, ठप्प कृषि, उद्योग और व्यवसाय, गरीबी और भूखमरी जैसी कठिनाइयां, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था। उस वक्त प्रजातंत्र चुनना हमारे लिए एक आग में कूदने से कम नहीं था। लेकिन विश्व शायद ये नहीं जानता था कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा स्वभाव है, डेमोक्रेसी हमारा डीएनए है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि सबसे प्रगतिशील डेमोक्रेसी भी है और इसे मजबूत बनाते हैं भारत के लोग, आप लोग। ये एक संघर्ष और साहस की कहानी है। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो या बाढ़ हो, भारत के लोग घर से निकलकर वोट डालना अपना फर्ज और लोकतांत्रिक धर्म मानते हैं। चलिए मिलते हैं भारत के पहले वोटर से। श्याम शरण नेगी जी, जो आज 105 वर्ष के हैं। वे कल्पा हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। 1951 में आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शन में सबसे पहला वोट नेगी जी ने ही डाला था। आइए मिलते हैं उनसे। उन दिनों में अनपढ़ होने के नाते पब्लिक ये नहीं जानती थी कि हम आज तक गुलाम देश में थे। देश आज़ाद होने के बाद इलेक्शन का सिलसिला 1952 से होना था, लेकिन हमारे कन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। मैंने वोट देना था कल्पा से, ड्यूटी देनी थी फ्रंटिंग से, तो शाम को घर आया और घर आकर के दूसरे दिन 6 बजे जहाँ इलेक्शन होना था वहाँ जा कर के अपना वोट डालकर दौड़े दौड़े मैं अपनी ड्यूटी पर फ्रंटिंग निकला था और जगह से 6 घंटा पहले
मेरा वोट बक्से में पड़ा, इस वास्ते मेरा नाम फर्स्ट वोटर में आया। कोई वोट मेरे से आज तक नहीं छूटा, चाहे पंचायत में बोलो, विधानसभा में बोलो, लोकसभा में, हर वक्त मैं वोट देते हुए आ रहा हूँ। 100% खुशी खुशी के साथ जा कर के अपना वोट देने से पीछे ना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत और कुशलता से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करवाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली कमेटी में उस वक्त 15 महिलाएं भी थी। यह भारत के लिए गर्व की बात है और यह जानकर हैरानी भी होगी कि सिर्फ भारत की महिलाओं के पास ही शुरू से वोट डालने का अधिकार रहा है। यूएस और यूके जैसे कंट्रीज में भी वोट डालने के अधिकार के लिए महिलाओं को लड़ना पड़ा था। एक तरफ जहां डेमोक्रेसी महिलाओं को सशक्त कर रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी डेमोक्रेसी को बढ़ा रही है। आइए मिलते हैं झारखंड की एक ऐसी महिला से, सरिता देवी से। माँ बाप गरीब है। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। हम 3 बहन और 3 भाई थे। गरीबी इतनी थी कि भीख मांग मांग कर हमारी शादियां हुई। मेरे सास ससुर भी बहुत ही गरीब थे, इसलिए शादी के बाद भी मेरी किस्मत नहीं बदली। हमारी झोपड़ी की हालत इतनी खराब थी कि प्लास्टिक डालने के बाद भी पानी अंदर आता रहता था। मेरे पति पेंटिंग का काम करते थे। काम करते करते उन्हें कुछ लोग मिले जो चुनावों में काम करते थे। उन लोगों ने मुझसे भी पंचायत में काम करने के लिए कहा। मैं काम करने लगी। पंचायत में काम करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि मुखिया पद के लिए खड़ी होंगी। मैंने कहा कि हाँ, खड़ी होंगी। महिला चुनाव में मुझे खड़ा कर दिया और मैं चुनाव जीत गई। भारत के प्रजातंत्र की ताकत देखिए कि सरिता देवी न ही सिर्फ इस गांव से जीत के यहाँ की मुखिया बनी, बल्कि इन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी लगन से इस गांव का कायाकल्प कर दिया। मेरे पास 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड को लेकर चलना होता है। सरकार की जो भी योजना आती है, मैं आम सभा बुला के उसको सब वार्ड में लोगों तक पहुंचाती हूं और काम जोरों से शुरू कर देती हूं। इन्होंने जब मुखिया पद में चुना गए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन्होंने बहुत काम किया। पूरे पंचायत में शौचालय निर्माण कराए। मैंने आवास बनवाए हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, सब कुछ बनवाया है। सरिता देवी एक्चुअली की साक्षर है, पढ़ी लिखी उतना नहीं है। चाहे शौचालय के विषय में हो, चाहे पीएम आवास के विषय में हो, पेंशन के विषय में हो, पुल पुलिया के विषय में हो, सरकार के चिट्ठी का अनुसार सरिता देवी को मैं मदद करता हूँ। अनुसार ही सरिता देवी ग्राम सभा पर चाहे अन्य योजनाएं लेती है और काम करती है। तो मोदी सरकार और अच्छा काम करेंगे तो और पद बढ़ेगा और एक बार फिर मुखिया बनकर और कोशिश करूंगी, बढ़ चढ़कर काम करूंगी। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश का नाम होता है तो गांव का भी नाम होता है। सरिता देवी से बढ़िया मिसाल क्या हो सकती है भारत के प्रजातंत्र की सफलता की। भविष्य में भारत को ग्लोबल लीडर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बने रहना बहुत जरूरी है। हमारे यूथ्स, अचीवर्स, विजनरी, पॉलिसी मेकर्स, यूथ लीडर्स, ये सब क्या सपना देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही यंग अचीवर्स से जिन्होंने कॉमन वोटर को एम्पावर किया और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाया। कैसे? अरे टेक्नोलॉजी से। आइए मिलते हैं पंजाब के प्रथम मित्तल से। यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी वॉर्टन में पढ़ने के बाद और 7 साल यूएस में एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के बाद ये भारत सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि अपनी देश की डेमोक्रेसी को और ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग बना सके। नेता ऐप आपने डेवलप किया है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि ये है क्या। जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है, हाँ। और रिपोर्ट कार्ड के चक्कर में बच्चे पढ़ते हैं, हार्डवर्क करते हैं। हम चाहते थे कि नेताओं का भी एक रिपोर्ट कार्ड हो। ओह वेरी गुड। इसमें जो टीचर है वो जनता है। जनता डिसाइड करेगी कि कौन से नेता को कितने नंबर मिलने चाहिए। और हमारा विजन ये है कि जब कल को लोग वोट करने जाएं तो लोग जाति के आधार पे या जो झूठे वादे किए जाते हैं उनके आधार पे वोट ना करें, लेकिन जो लोगों ने उनको रेटिंग दी है, जो उनकी रिपोर्ट कार्ड बनी है, उसके आधार पे लोग वोट करें किसी को। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाँ। यदि आपको रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो आप उसको एक अच्छी रेटिंग देते हैं। राइट। यही सेम चीज़ हम नेताओं के साथ कर रहे हैं। एंड कैसे सोचा इसके बारे में? जब हमें आइडिया आया थोड़ा सा, हाँ। तो हमें लगा ऐसा ज़रूर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा मार्केट में। हाँ। और जब हमने सर्च किया हमें पता लगा कि कुछ है ही नहीं ऐसा जो एग्जिस्ट करता है। तो हमने सोचा कि इसको इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया जाए। मैं इतना बहुचक्का रह गया कि मैम आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो कभी स्कूल नहीं गया वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है, यूज़ करता है, रीडर्स को रेटिंग देता है। तो आपके कितने यूजर्स हैं अभी आपके भारत में? टोटल हमारे पास मैम 1.5 करोड़ से ऊपर
मतदाताओं ने ऐप को यूज़ किया है। पर आपका क्या विजन है अभी इंडिया को लेके, अपनी डेमोक्रेसी को लेके? मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल ही डिसरप्ट कर दी हैं। पॉलिटिक्स भी आने वाले टाइम में डिसरप्ट होगी। या आप ले लीजिए अकाउंटेबिलिटी को, कि नेता अकाउंटेबल नहीं हो पाते कभी कभी, या स्पेंडिंग को, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का वो कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी भी थोड़ी हमारी वीकनेस हैं। तो नेता ऐप उसमें एक छोटा पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए, कहीं कुछ हर्डल्स आए ऐप क्रिएट करते हुए ऑन योर वे टू सक्सेस? तो अभी हाल ही में जब इलेक्शंस चल रहे थे और हमने ऐप को थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया ग्राउंड लेवल पे, तो जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़े हिल से गए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नेता जो वेल इंटेंशन्ड नेता हैं उनको फीडबैक नहीं मिल पाती कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, या कौन से क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए। सही बात है। हाँ, अभी हाल ही हुए इलेक्शंस में नेता ऐप ने 96% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट किया कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी। जब तक प्रथम मित्तल जैसे यंग अचीवर्स मौजूद हैं, तब तक हमारी डेमोक्रेसी को कोई नहीं रोक सकता। जब तक प्रथम मित्तल जैसे लोग हैं, तब तक भारत की डेमोक्रेसी बढ़ती रहेगी। चलिए बताइए, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो युवाओं को पॉलिटिकल लीडर्स बनाने की ट्रेनिंग देती है। चलते हैं महाराष्ट्र के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पूरे जनतंत्र में सभी पार्टीज के जो नेता थे उनको लगा कि इस जनतंत्र को और मजबूत हम कैसा करें। तो वहाँ से भी ये कल्पना प्रारंभ हुई थी, जो जनप्रतिनिधि है उनको प्रशिक्षित क्यों न करें। तो ये आवश्यकता लेकर 1982 में ये संस्था बनी। हमारे जो विद्यमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, वो यहाँ पे एक कार्यक्रम में आके गए। इस प्रबोधिनी में मुझे लगता है कि शायद 10 या 12 बार मेरा आना यहाँ हुआ होगा। 2-2, 3-3 दिनों तक यहाँ पर प्रवास, और प्रवास का एक ही उद्देश्य था, ट्रेनिंग। जिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं, इसी प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करने का मुझे भी सुअवसर यही प्रबोधिनी में मिला। हम मानते हैं कि प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। ये संस्था न केवल प्रशिक्षण का काम करती है, तो आम जनता में जाकर वो मतदाताओं को भी लोक परिष्कार के कार्यक्रम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का विषय रखा था, या स्किल इंडिया का विषय रखा था, स्टार्टअप इंडिया का विषय रखा था। तो ऐसे ही विषय लेकर जनता में जाकर इसका प्रबोधन भी करते हैं। मैं IIT पास हूँ और मैंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना MBA किया है। मेरे सामने बहुत क्लियर ऑप्शन था, या तो मैं देश के बाहर चला जाऊँ या मैं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ करूं और देश में रहूं, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। भारत का पैसा बाहर जा रहा था, करप्शन, स्कैम्स, दे वर ऑल एवरीवेयर। और उस समय मैंने तय किया कि आई विल स्टे बैक इन इंडिया एंड आई विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। प्रबोधिनी एकमात्र ऐसा पूरे साउथ एशिया में संस्थान है जो कि राजनेताओं को ट्रेन करती है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करती है, उनमें एथिक्स कैसे आए और वो राजनीति में कैसे जाते हैं। जिस तरह एक पायलट सिमुलेटर में बैठकर प्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेता है, उसी तरह प्रबोधिनी में लोकसभा सिमुलेट करके नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। एक मिनट, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की विचारधारा को समझते हुए अपना स्पेस देना चाहिए कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। ये वो संस्थान है जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स को बना रही है, और अगर हमें देश में बदलाव लाना है तो इन नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप में पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। ये तो डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी का जो कल्चर उसमें हम खोना नहीं चाहते। हम पीसफुली किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ये शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे ऊपर डिक्टेटर कभी ना था ना रह सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते थे कि भारत एक युवाओं का देश, युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में होनी चाहिए। कोई वर्ग ऐसा ना हो जो छूट जाए। आने वाली जनरेशन है जो, हम उनको अपना इतिहास बता सकते। ऐसा नहीं कि पिछले 70 साल में प्रॉब्लम नहीं हुई। घोर गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन सब समस्याओं के बावजूद हमने डेमोक्रेसी पर अपनी आस्था टूटने नहीं दी। करप्ट नेता, डेमोक्रेसी की हत्या जैसी इनफेमस इमरजेंसी, वीक कोएलिशन गवर्नमेंट, बूथ कैप्चरिंग, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बुराइयों के बावजूद हम सीखते रहे और निरंतर प्रगति करते रहे। एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा ना हो, ताकत ना हो, साधन ना हो, जिसकी कोई सुनता ना हो,
लेकिन वो गरीब आदमी जब बैलेट बूथ में जाता है तो उसके हाथ में वो ताकत आती है कि एक समर्थ सरकार को गिराकर एक नई सरकार ला सकता है। हर इंसान की शक्ति है डेमोक्रेसी, आपकी शक्ति है डेमोक्रेसी, मेरी शक्ति है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और आजादी पर हमारा यह विश्वास ही तो है जिसके चलते जहां विश्व की सारी सभ्यताएं एक एक कर खत्म हो गई, भारत अब भी जिंदा है। यह थी हमारी गणतंत्र की बात, आपकी बात, मेरी बात, हमारे प्यारे भारत की बात। वीआईपीज राष्ट्र सह्याद्री टीम की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही यूनिक कहानियों के साथ। जय हिंद, दिस इज शुभम साइनिंग ऑफ।